इटली में एक गुप्त दल कार्बोनरी का गठन राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया। यंग इटली तथा यंग यूरोप नामक संस्था का गठन जो है मेजनी ने किया। गरिबाल्डी जो है पेशे से एक नाविक था। जय हिंद। तो आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि आज के क्लास में हम लोग तो इससे पिछले की बात करें तो जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद उसका जो है पूरा 1 2 3 4 करके जो है पूरा क्लास हम लोग देखे। उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखे। अब जो है आज के क्लास में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इसके पहले के क्लास में हम लोग देखे थे, आज जो है उसका पूरा जो है एनालिसिस के साथ यानी पूरा जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न का ऑपरेशन करके जो है एक बहुत ही अलग अंदाज में जो है आपके दिमाग में सेट होने वाला है। तो आइए इसी शुरुआत के साथ जो है आज के क्लास में आप सभी को बहुत मज़ा आने वाला है। और दूसरी बात हम आपको बता देते हैं कि एक और क्लास लेकर के आएंगे जिसका नाम होगा चैप्टर 1 यानी 10th हिस्ट्री, और चैप्टर 1 जिसका नाम होगा क्रीम चप। क्रीम चप का मतलब होता है कि पूरा एकदम जो है निचोड़, जो निचोड़ होगा और मेन जो क्रीम होगा वही आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, जिसको पढ़ करके आप जो है बहुत ही कम समय में अच्छे लेवल तक जो है तैयारी कर पाएंगे। तो आइए इसी अंदाज के साथ जो है आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए आज के क्लास को हम आगे ले चलने का प्रयास करते हैं। तो एक बार जो है आप लोग कमेंट कीजिएगा कि यस यदि समझ में आए तो यस, और नहीं समझ में आए तो नो करना है। दूसरी बात ये आपको कमेंट में लिखना भी है। और इस तरीके से हम लोग स्मूथ एकदम क्लास को लेकर के चलेंगे, बहुत ही अलग अंदाज में आपकी तैयारी कराएंगे। चलिए तो एक बार जोरदार तरीके से आप लोगों को मालूम है कि इससे पिछले क्लास में हम लोग देखे थे यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या देखे थे? यूरोप में राष्ट्रवाद को देखे थे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि देखिए ऑब्जेक्टिव पर आपका पकड़ होना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही साथ बहुत प्रकार के ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसको जो है आप पढ़ करके, जैसे एक ऑब्जेक्टिव है, मतलब समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि एक ऑब्जेक्टिव है, उसके बारे में उस ऑब्जेक्टिव पर जो है आप बार बार एनालिसिस कर रहे हैं तो उससे जो है 2-3 प्रकार के और ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकल सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। दूसरी बात हम आपको बता देते हैं कि देखिए चाहे आप जो है मैट्रिक में है या 12th में है या फिर जो है किसी भी जनरल कॉम्पिटिशन के एग्जाम्स में है, तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही फायदेमंद का चीज़ है। और दूसरी बात हम आपको बता देते हैं कि फ्रांस की क्रांति से लगभग जो है सभी एग्जाम्स कहने का मतलब कंपटीशन एग्जाम्स में जो है फ्रांस की क्रांति से लगभग 1-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज के क्लास को जो है बिना स्किप किए हुए पूरे स्मूथ तरीके से देखिए। चलिए तो आज के क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप लोगों के सामने यहाँ पर देखिए 60 क्वेश्चन हम लिए हुए हैं। एक एक क्वेश्चन पर जो है पूरा गहनता के साथ, पूरे गहराई के साथ जो हम लोग चर्चा करते हुए चलेंगे, और बहुत ही बेस्ट क्लास रहेगा आपके लिए। तो आइए एक बार जो है जोरदार तरीके से हम लोग शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आपको हम यहाँ पर बता देते हैं कि लगभग 60 क्वेश्चंस का यहाँ पर हम लिस्ट लिए हुए हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल में चलेंगे। जैसे एक क्वेश्चंस को एनालिसिस करेंगे, फिर उसके बारे में जो है जितना भी उससे रिलेटेड बात होगा सबको हम लोग देखते चलेंगे। उस ऑब्जेक्टिव के पीछे का कहानी क्या है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो एक बार जो है यहाँ पर ध्यान देना है। जैसे कि पहला हम क्वेश्चन लेते हैं, नेपोलियन संहिता जो है किस वर्ष लागू हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ही पूछा गया नेपोलियन संहिता, तो आपके मन में आया होगा भाई नेपोलियन है कौन, है कि नहीं? नेपोलियन कौन है, ये आपके लिए जानना बहुत ही अहम सवाल है। और जैसे कि आप यहाँ पर देखिएगा नेपोलियन, देखिए नेपोलियन करके यहाँ पर आपको 2 नाम मिलेगा। एक मिलेगा नेपोलियन बोनापार्ट और दूसरा नाम मिलेगा नेपोलियन तृतीय। ठीक है, ये 10th क्लास में आप इस प्रकार के देखते हैं। 10th क्लास करने का मतलब यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स में हैं तो आपके लिए भी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th क्लास की ये एनसीईआरटी में दिया गया है, नेपोलियन बोनापार्ट और नेपोलियन तृतीय। बोनापार्ट, अब आपके मन में आया होगा कि फिर इनका जन्म कब हुआ होगा, तो याद रखिएगा 1769 में इनका जन्म हुआ था। किनका? नेपोलियन का जन्म कब हुआ? 1769 में। और ये आप जो अभी सवाल देखिए कि नेपोलियन संहिता क्या है। अब नेपोलियन संहिता से आपको याद रखना है, नेपोलियन संहिता से आपको याद रखना है कि देखिए नेपोलियन संहिता को ही याद रखिएगा नागरिक संहिता कहा जाता है। नागरिक संहिता कहा जाता है, नेपोलियन संहिता को ही नागरिक संहिता कहा जाता है। तो देख रहे हैं एक प्रश्न से जो है आप रिलेट कीजिएगा तो कितने प्रकार के प्रश्न निकल जाएंगे। सबसे पहला सवाल है कि बताइए नेपोलियन, तो नेपोलियन करके 2 व्यक्ति हैं, एक जो है नेपोलियन बोनापार्ट और
एक जो है नेपोलियन तृतीय। तो सबसे पहले आप देखिएगा तो 1804 में जो फ्रांस की राजगद्दी पर बैठे हुए हैं जिनका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट, और इन्होंने काफ़ी बदलाव किया, काफ़ी जो है फ्रांस में जो है बहुत प्रकार के चेंजेज लाए, बहुत प्रकार के बदलाव लाए। आपको मालूम होगा कि जैसे कि नेपोलियन बोनापार्ट जो हैं ये फ्रांस में समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का बात किए हैं नेपोलियन बोनापार्ट। इससे पहले फ्रांस में ना लोगों की जो है इससे पहले जो है फ्रांस में ना ही लोगों की स्वतंत्रता है ना ही समानता है। तो इसको बदलाव करके नेपोलियन बोनापार्ट जब राजगद्दी पर बैठे हैं तब इन्होंने जो वहाँ के फ्रांस के जनता थे वहाँ से बोले कि आप लोगों का मेन जो मांग है कि हमें स्वतंत्रता होना चाहिए, हमें समानता होनी चाहिए। तो नेपोलियन ने इसको लाया है, किसको लाया है, किसको? तो नेपोलियन जो है समानता, स्वतंत्रता और बंधुता को जो है फ्रांस में काफ़ी बढ़ावा दिया है। इसी फ्रांस को देख करके जो आसपास के जो भी देश थे उन्होंने भी नेपोलियन को अपने यहाँ बुलाया कि आप हमारे यहाँ भी आइए, हमारे यहाँ का राजा जो है भेदभाव करता है, हमारे यहाँ का राजा जो है ऊंच नीच करता है, आप हमारे यहाँ आइए और हमारे यहाँ आकर के भी आप ही शासन कीजिए और वहाँ पर भी समानता, स्वतंत्रता और बंधुता की बात कीजिए। हम लोग भी जो है समानता के साथ रह सके, हम लोग भी स्वतंत्रता के साथ जी सके। चलिए, तो इसी तरीके से आप देखिएगा तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है वहाँ पर जो भी फ्रांस के आसपास के देश हैं वहाँ पर बारी बारी से जाते हैं और सभी जगह को जो है जीत करके वहाँ के राजा महाराजाओं से लड़ाई करके जीत करके उनके राजपाट को जो है अपने फ्रांस के जो है राजपाट में मिला लेते हैं। और इस तरीके से देखते देखते जो है नेपोलियन बोनापार्ट जो है ये आधा यूरोप पर ही कब्जा कर लिए है। तो बहुत मस्त प्रश्न था, याद रखिएगा। नेपोलियन बोनापार्ट की हम बात कर रहे हैं, नेपोलियन तृतीय तो बाद में है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फ्रांस की क्रांति जब हुई 1789 में, 14 जुलाई 1789, आपको याद होगा जब बास्तिल के जेल को पतन किया गया। और यहाँ से जब फ्रांस की क्रांति जो है पूरा अपने जोर शोर यानी चरमोत्कर्ष पर थी, एकदम जो है लड़ाई की जो है आखिरी सीमा पार कर चुकी थी, तो ये आपको याद होगा तब जो है वहाँ का लुई 16वां जो है वहाँ का शासक था, जो कि बहुत ही निरंकुश शासक था। वह जो है किसी प्रकार का बदलाव नहीं करना चाहता था, वो ऊंच नीच करता था, अमीर गरीब करता था। और यहाँ तक आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जो प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग थे उनको जो है विशेषाधिकार दिया हुआ था, और जो आम नागरिक थे, आम जनता थे, मजदूर थे, श्रमिक थे, किसान थे, इनको जो है कोई वैल्यू नहीं, इनको जो है विभिन्न प्रकार के जो है टैक्स लगा दिया था। तो यही देख करके जो है फ्रांस की क्रांति हुई। यही जो है आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जब फ्रांस की क्रांति हुई, लुई 16वां को मार दिया गया, लुई 16वां को राजगद्दी पर से हटा दिया गया, तब जो है फ्रांस की राजगद्दी पर कौन बैठे हैं? नेपोलियन बोनापार्ट। और यहीं से कहानी शुरू होती है नेपोलियन बोनापार्ट की। यही जान करके आपको आश्चर्य होगा कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है ये राइन राज्य संघ का भी ये जो है जर्मनी में जो है स्थापना किए हुए है। तो वो भी जो हम लोग देखेंगे आगे जो है प्रश्न वहां से भी देखेंगे। लेकिन अभी आपको याद रखना है कि नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ था? 1769 को हुआ था। और ये याद रखिएगा, ये जो है 1804 में जो है फ्रांस की राजगद्दी पर बैठे हुए हैं। 1799 में आप देखिएगा तो डायरेक्टरी शासन चल रहा है फ्रांस में। तो एकदम जो है पूरा डिटेल आपको समझाएंगे, बिल्कुल जो है आपको घबराना नहीं है और पूरे क्लास में लास्ट तक बने रहना है। हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि आप हमारे क्लास के बारे में धीरे धीरे जब जान जाएंगे तो आपको लगेगा कि कितना डिटेल में चल रहे हैं, कितना नॉलेज के साथ चल रहे हैं। आपको जो है लॉन्ग क्लास में जो है बहुत ही अच्छे तरीके से हम बताएंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले कि 1804 में जब फ्रांस की गद्दी पर बैठे हुए हैं, फ्रांस की राजगद्दी पर बैठे हुए हैं नेपोलियन बोनापार्ट, तब यहीं से स्टार्ट होता है इनका नेपोलियन संहिता। यह नेपोलियन संहिता इसे नागरिक संहिता के नाम से जाना जाता है। 21 मार्च जो है 1804 को जो है नेपोलियन संहिता को लागू किया जाता है, मंजूरी मिल जाती है। और इसी नेपोलियन संहिता को यानी 21 मार्च 1804 को ही नेपोलियन संहिता कहिए या नेपोलियन संहिता कहिए या नागरिक संहिता कहिए, ये दोनों एक ही है। नेपोलियन संहिता को ही नागरिक संहिता कहा जाता है। और इस तरीके से नागरिक संहिता को यानी कि नेपोलियन संहिता को मंजूरी मिल जाती है और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है किनका शासन? नेपोलियन बोनापार्ट की शासन स्टार्ट हो जाती है। और यहीं से आप देखिएगा तो नेपोलियन संहिता भी स्टार्ट हो गया। तो ये था नेपोलियन संहिता के बारे में हम लोग देखें। तो इस तरीके से काफ़ी हम लोग डिटेल से चलेंगे। लेकिन यहाँ से आपको याद रखना है कि नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ था? 1789 में जो है 1769 में जो है नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ है।
1769 में नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ है और ये देखिएगा तो 1804 में जो ये फ्रांस की राजगद्दी पर बैठे हुए हैं और 1815 में ही नेपोलियन बोनापार्ट जो है, आपको मालूम होगा कि 1815 में जो है एक वाटरलू की लड़ाई हुई है, उसी में नेपोलियन बोनापार्ट जो है मार दिए गए हैं और 1815 तक जो है ये फ्रांस की राजगद्दी पर बैठे हुए थे। तो इस प्रकार से आप देखिए जन्म, कार्य और मृत्यु, तो इतना डिटेल से हम लोग चल रहे हैं। चलिए तो इसी तरीके से हम डिस्कस करते हुए अगला प्रश्न को देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। ये सवाल है कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। तो याद रखिएगा फ्रांस की क्रांति इसीलिए हुआ क्योंकि लुई 16वां जो है यह निरंकुश शासक था। ये जो है अमीर गरीब करता रहता था। गरीब जो थे, किसान जो थे, श्रमिक थे, मजदूर थे, इनको जो है किसी प्रकार का कोई छूट नहीं देता था। और यहाँ पर देखिएगा जो अमीर लोग थे, प्रथम द्वितीय वर्ग वाले जो भी लोग थे, अमीर थे, उनका हितकारी करता था। तो यही देखते हुए जो है फ्रांस में क्रांति, यहाँ पर देखिएगा 1789 की फ्रांसीसी क्रांति हुई। क्यों? तो याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पर आप देखिएगा तो निरंकुश शासन के कारण ही वहाँ पर जो है 1789 की क्रांति हुई। तो क्वेश्चन पूछेगा फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई? तो निरंकुश शासन के चलते यानी कि वहाँ पर सभी लोगों को समानता नहीं होने के कारण, सभी लोगों को स्वतंत्रता नहीं होने के कारण, सभी लोगों के साथ सही इंसाफ नहीं होने के कारण ही फ्रांस की क्रांति हुई और लोगों ने फ्रांस की क्रांति को किया। और याद रखिएगा इसमें जो है अमीर गरीब ये जो आप देख रहे हैं, उससे पहले जब वहाँ पर लुई 16वां जो था ये निरंकुश व्यक्ति था, सिर्फ अपने आप से मतलब रखता था, किसी भी जनता के बारे में कुछ नहीं सोचता था, सिर्फ अमीरों के लिए था, सिर्फ जो है आप देखिएगा तो चर्च वाले के लिए ही था। तो इस तरीके से जब इस बात को जो है गरीब लोग, श्रमिक लोग, मजदूर लोग इस बात को समझ गए कि नहीं ये तो हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रहा है, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, अपने राजपाट के बारे में सोच रहा है, ऐशो आराम से ज़िंदगी जी रहा है, हम किस हाल में भूखे मर रहे हैं, हमारे पास कोई रोजगार नहीं है, किस तरीके से किसी भी प्रकार की हमें सुविधा नहीं है। तो लोगों ने सोचा कि अब हमें क्रांति करना होगा और लोगों ने क्रांति किया 1789 में, वहीं जो है फ्रांसीसी क्रांति हुई और इस तरीके से लुई 16वां जो निरंकुश शासक था उसको हटा दिया गया, गद्दी पर से हटा दिया गया। और यही जान करके आपको आश्चर्य होगा कि इसे ही किस नाम से जाना जाता है, तो फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। 14 जुलाई 1789 को बास्तिल के जेल को तोड़ दिया गया और बास्तिल के जेल को तोड़ना ये राजा को हराने के बराबर था, यानी राजा हार गए। और इस तरीके से उसके बाद जो है नेपोलियन बोनापार्ट को जो है गद्दी पर बैठाया गया। और यहीं से आपको फेज याद रखना है। तो बस एक क्वेश्चन ये था कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था, तो याद रखिएगा निरंकुश शासन। कैसा शासन? निरंकुश शासन, यानी सभी का ध्यान नहीं रखना, सिर्फ अपने आप से मतलब रखना, राजा अपने आप से मतलब रख रहा है, सिर्फ अपने लोगों के लिए काम कर रहा है। तो इस प्रकार की जब व्यवस्थाएं होंगी तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? निरंकुश शासन कहेंगे। क्या कहेंगे? निरंकुश शासन। तो फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? निरंकुश शासन। अगला प्रश्न देखिए कि फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई। तो याद रखिएगा 1815 में एक जो है सम्मेलन हुआ था। आपको याद होगा ऑस्ट्रिया के एक जो शासक था, राजा था, जिसका नाम था मेटरनिक, उसने ही 1815 में अपने ही देश के राजधानी यानी ऑस्ट्रिया के राजधानी वियना में जो आसपास के जो छोटे बड़े राजा थे उनको जो है अपने देश में बुलाया और बोला कि देखिए हम एक जो है सम्मेलन कर रहे हैं। और 1815 की बात है, 1815 में ही आप देखिएगा तो नेपोलियन बोनापार्ट नहीं है, नेपोलियन बोनापार्ट 1815 ही में तो मार दिए गए ना। तो हुआ कि भाई फ्रांस की राजगद्दी पर किसको बैठाया जाए, तो इसी के लिए जो है आप देखिएगा मेटरनिक 1815 में एक सम्मेलन कर रहा है वियना में, उसे ही वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। और इसमें मेटरनिक यह तय कर रहा है कि जो भी फ्रांस के गद्दी पर बैठेगा वो सुनिए कैसा नियम होगा। पहले वाला नियम होगा, यानी जब लुई 16वां की जो समय में जो जैसा नियम था वैसा ही नियम होगा इस बार भी, क्योंकि 1815 तक तो नेपोलियन थे। कौन थे? 1815 तक फ्रांस की राजगद्दी पर कौन बैठे थे? नेपोलियन बैठे थे। तो उसने कहा, मेटरनिक कहा कि नहीं, नेपोलियन जब तक 1815 तक थे तो वो अपना नियम कानून लगाए थे, स्वतंत्रता की बात करते थे, समानता की बात करते थे, लेकिन हम लोग को इस सब से मतलब नहीं है, हम लोग को वहीं पुराना वाला शासन चाहिए। और इस तरीके से देखिएगा लुई 14वां के बारे में देखिए, लुई 15वां के बारे में देखिए, लुई 16वां के बारे में देखिए, वहीं तो था लुई 16वां।
उसी वंश से ना था। तो वहीं लुई 16वां को मारा लोग 1789 के क्रांति के बाद, यानी 1789 की क्रांति करके लुई 16वां को हटा दिया लोग। अब जैसे ही हटाया तो भाई नेपोलियन बोनापार्ट वहाँ का राजा बन गया और ये लोगों के लिए, जनता के लिए भलाई का काम करने लगा। नेपोलियन बोनापार्ट जो है स्वतंत्रता का बात किया, समानता का बात किया, सभी लोगों को जो है बंधुता बताया, है कि नहीं। तो इसको जब 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट चला गया है तो फिर कह रहे हैं कि नहीं, अब नेपोलियन से पहले का जो नियम था ना, फिर वही नियम लगेगा इस बार भी। तो यहीं देखिएगा, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वियना सम्मेलन जो हुआ, याद रखिएगा, जो वियना सम्मेलन हुआ उसके बाद फ्रांस के राजगद्दी पर, यानी 1815 में जब नेपोलियन चले गए तो 1815 में किस वंश को गद्दी पर बैठाया गया, तो वहीं पहले वाला को, लुई 16वां के बाद लुई 17वां था, उससे पूछा गया कि तुम शासक बनोगे। अब लुई 16वां को इस तरह से मारा गया था ना, उसको सीधे गिलोटिन दे दिया गया था, यानी सीधे जो है उसको हाथ पैर को बांध करके और सीधे गला को काट दिया गया था, यानी गिलोटिन दे दिया गया था लुई 16वां को, जनता ने दिया था। यही देख करके हो सकता है कि लुई 17वां डर गया हो कि बाप रे, यहाँ का जनता तो बहुत भयानक है भाई, हम शासक नहीं बनेंगे। और यही देखते हुए जो है लुई 17वां से पूछा गया तो बोला कि नहीं, हम शासक नहीं बनेंगे, क्योंकि फ्रांस की जनता किस तरीके से लुई 16वां को मारा है हमको याद है, तो यह नहीं बना है। अब उसका बेटा लुई 18वां को देखिएगा, उस समय तक इसका बात, यानी लुई 16वां का बात पुराना हो गया है, उसको उतना याद नहीं है। तो लुई 18वां से पूछा गया कि तुम शासक बनोगे, तो उसने कहा कि हाँ बन जाएंगे। तो लुई 18वां को ला करके 1815 में जो है गद्दी पर बैठाया गया, फ्रांस की राजगद्दी पर बैठाया गया। और यहीं आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जो आप लुई 18वां देख रहे हैं, ये लुई 14वां था, लुई 15वां था, 16वां था, 17वां था, 18वां था। ये सब लोग जो थे ना, बुर्बो वंश से थे। किस वंश से थे? बुर्बो वंश से थे। तो एक बात बताइए, यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि फ्रांस में किस शासक की स्थापना जो है वियना कांग्रेस के द्वारा की गई। अब 1815 में वियना सम्मेलन में ही तो कहा गया ना कि नहीं नहीं नहीं, वो जो है लुई 16वां के बाद लुई 17वां को बैठाया जाएगा, 18वां को बैठाया जाएगा। तो ये वियना सम्मेलन में ही बात किया गया ना। और यही आपको जान करके आश्चर्य होगा कि फ्रांस की राजगद्दी पर जो है लुई 18वां को बैठाया गया, तो वह किस वंश से था। तो अभी आपको बताएं, लुई 14वां से लेकर के लुई 18वां, ये सभी के सभी जो है बुर्बो वंश से थे। किस वंश से थे? बुर्बो वंश से। तो फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई? बुर्बो वंश की स्थापना की गई। और ये याद रखिएगा कि मेटरनिख जो है पुरानी व्यवस्था को लाना चाहता था। जो बदलाव करके गया नेपोलियन, जो नेपोलियन बोनापार्ट के समय में जो व्यवस्थाएं थी उसको जो है नहीं मानता है मेटरनिख, करे ना ना ना, हमको ये सब बदलाव नहीं चाहिए, हमको पुराना वाला ही शासन चाहिए। तो यह जो है मेटरनिख पुरातन व्यवस्था की बात करता है। इस बात को भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नेपोलियन संहिता जो है किस वर्ष लागू की गई? बताइए, नेपोलियन संहिता जो है किस वर्ष लागू की गई? तभी हम आपको बताएं कि नेपोलियन संहिता जो है 21 मार्च 1804 को जो है लागू की गई, जब जो है नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस की गद्दी पर बैठा। फ्रांस की राजगद्दी पर जब जिस दिन बैठा उसी दिन से जो है नेपोलियन संहिता जो है लागू की गई। वह दिन था 21 मार्च 1804 की दिन था। तो याद रखिएगा 1804 यहाँ पर दिया है, तो 1804 टिक मारिएगा। ये सब आपको ऑब्जेक्टिव हम करा दिए हैं, इससे जस्ट पीछे क्लास में जाइए, वहाँ से आप देख करके हर एक बातों को समझ सकते हैं। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? जो वियना सम्मेलन किया गया 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, जिसका अगुआ कौन था? मेटरनिख था। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो वियना सम्मेलन हुआ उसका अध्यक्ष कौन था, अगुआ कौन था, उसका अगुवाई कौन कर रहा था? तो मेटरनिख कर रहा था। कौन? मेटरनिख। आगे चलते हैं, मेटरनिख व्यवस्था का क्या उद्देश्य था बताइए। क्वेश्चन तो आइए गया कि मेटरनिख व्यवस्था का क्या उद्देश्य था। अरे भाई, मेटरनिख, अभी हम आपको बताएं, ऑस्ट्रिया का जो शासक मेटरनिख था वह नहीं चाहता था कि नया कोई बदलाव हो। वह चाहता था कि हाँ, जैसे लुई 16वां के समय में था, जैसे लुई 15वां के समय में था, वही शासन यहाँ पर आगे भी चले। तो यह कैसी शासन व्यवस्था की बात करता था? याद रखिएगा, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना चाहता था। ये चाहता था कि नहीं, पुराना वाला ही व्यवस्था को हम लोग फिर से लागू करें। और 1815 में जो आप देखिएगा फ्रांस की राजगद्दी पर जब लुई 18वां को बैठाया तो किस उद्देश्य से बैठाया? पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना के उद्देश्य से बैठाया। तो याद रखिएगा, मेटरनिख का जब भी व्यवस्था की बात आएगा तो मेटरनिख कैसा व्यवस्था चाहता था?
पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना चाहता था, यानी पुराने व्यवस्था को लागू करके उसी तरीके से शासन करना चाहता था पुराने वाले नियम से। बहुत मस्त प्रश्न है ये सब जो आप देख रहे हैं, बहुत ही मस्त प्रश्न है। आइए थोड़ा आप डिटेल में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये क्लास बहुत आपके लिए मजेदार है जी। जब आप फ्रांस की क्रांति को देखिएगा तो आपको यह आश्चर्य होगा कि भाई कितना इम्पोर्टेंट सवाल आप यहाँ से देखेंगे, वो भी आसाने तरीके से। बहुत मस्त। अब यहाँ से आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले बात किया गया कि भाई राष्ट्रवाद क्या है। ये अपने आप में एक सवाल है ना भाई कि राष्ट्रवाद क्या है। तो अगर आप सब कुछ एक राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, एक देश के लिए कर रहे हैं, कोई वहाँ पर जाति धर्म इस पर आप नहीं बट रहे हैं, सब कुछ जो भी होगा देश के लिए होगा, राष्ट्र के लिए होगा। अगर इस तरीके की भावना अगर सभी संपूर्ण देशवासियों के अंदर यदि जग रहा है तो इसको राष्ट्रवाद कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको राष्ट्रवाद कहेंगे। राष्ट्रवाद यह एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। यह दिखाता है एकता को, यह एकता को दिखाता है। और इस तरीके से आप लोग जानते हैं कि एक लाठी को तोड़ना आसान है, लेकिन लाठी के गट्ठर को तोड़ना आसान नहीं है। एक व्यक्ति को मार देना आसान है, लेकिन 10 आदमी को अगर एक साथ है तो उसको मारना आसान नहीं है। उसी तरीके से आप एकता एक ऐसी बल है जिसको आप कभी नहीं तोड़ सकते हैं। और ये तभी होगा जब आपके अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगे। जब आप सब कुछ राष्ट्र के लिए त्याग रहे हैं, सब कुछ राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, तो ये राष्ट्रवाद है। और सबसे पहले इसकी बात किसने किया था? अब ये इंपॉर्टेंट है ना भाई। देखिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये फ्रांस की, आखिर हम लोग फ्रांस की इतना क्यों चर्चा कर रहे हैं? फ्रांस की चर्चा हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ही सबसे पहले पुनर्जागरण काल में यूरोप, अब देखिए फ्रांस, और ये क्वेश्चन भी आता है कि इटली और जर्मनी जो है वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप के अंतर्गत आते हैं। ये फ्रांस भी तो यूरोप में है। तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले कहाँ पे जगी? तो यूरोप में। कहाँ? यूरोप में जगी। और सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि फ्रांसीसी एक दार्शनिक है जिनका नाम है अंसर्ट, ठीक है, अंसर्ट रेनन। अंसर्ट रेनन, क्या नाम है? फ्रांसीसी एक दार्शनिक जिनका नाम है अंसर्ट रेनन। इन्होंने ही कहा कि राष्ट्रवाद एक बड़ी और व्यापक एकता है। राष्ट्रवाद एक बड़ी और व्यापक एकता है। 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से राष्ट्रवाद उन्नत रूप से प्रकट हुई। सही रूप से, सही तरीके से, सही मायने में यदि राष्ट्रवाद सही तरीके से विकसित हुई तो 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो है सही रूप से राष्ट्रवाद विकसित हुई। और राष्ट्रवाद की सबसे पहले बात किसने किया? अभी आपको बताएं, फ्रांसीसी दार्शनिक जिनका नाम था अंसर्ट रेनन। अंसर्ट रेनन, नाम याद रखिएगा, रेनन। क्या? रेनन। आगे चलते हैं कि 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप में राजनीतिक और मानसिक जगत में परिवर्तन ला दिया। राष्ट्रवाद का बीजारोपण जो है सबसे पहले कहाँ हुआ? यूरोप में हुआ। कब हुआ? तो पुनर्जागरण काल के समय में हुआ। याद रखिएगा, कहाँ? यूरोप में। कब? पुनर्जागरण काल के समय में। तो राष्ट्रवाद का सबसे पहले जो है बीजारोपण कहाँ? यूरोप में। कहाँ? यूरोप में। और कब? पुनर्जागरण काल में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो बात, याद रखिएगा कि राष्ट्रवाद का बीजारोपण कहाँ पे? यूरोप में, सबसे पहले यूरोप में। और कब? पुनर्जागरण काल में। बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अगला इंपॉर्टेंट आ रहा है कि यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास मुख्यतः फ्रांस की राज्य क्रांति से हुआ। अभी हम आपको बताएं कि राष्ट्रवाद की भावना का जो विकास हुआ ना, यह सही तरीके से 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति हुई वहीं से हुआ। आगे हम लोग देखते हैं कि फ्रांस में मध्यम वर्ग के लोगों को बुर्जुआ वर्ग कहते हैं। फ्रांस में जो मध्यम वर्ग के लोग थे उन्हें बुर्जुआ वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? बुर्जुआ वर्ग कहते हैं। 1789 की अभी हम चल रहे हैं, अभी 5 प्रश्नों की हम चर्चा किए हैं यहाँ पे, आगे और हम कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ा हम लोग थ्योरी देख लेते हैं। थ्योरी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी सेक्शन से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब आपका थ्योरी कंप्लीट रहेगा तो फिर आपको क्वेश्चन को आसानी तरीके से करने में कोई नहीं रोक सकता है। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति मध्यम वर्ग की क्रांति थी। अभी आपको बताएं
कि वह एक ऐसी क्रांति थी जिसमें अमीर लोग शामिल नहीं थे। इस क्रांति को करने में अमीर लोग आगे नहीं आए, बल्कि जो मध्यम वर्ग के थे, मजदूर वर्ग के थे, श्रमिक वर्ग के थे, इन्होंने ही फ्रांस की क्रांति को शुरू किया और इन्होंने ही पूरे अंत समय तक जो है फ्रांस की क्रांति में एकदम अच्छे तरीके से डटे रहे। फ्रांस में स्टेट जनरल नामक संस्था का नाम बदल करके नेशनल असेंबली कर दिया गया। और यही आपको याद होगा कि नेपोलियन का जन्म जो है 1789 ईस्वी में कोर्सिका द्वीप में हुआ था। नेपोलियन का जन्म जो है 1789 बता दिए, 1769 कितना यहाँ पर लिखे भी हैं, 1769 में कोर्सिका द्वीप पर हुआ और वह जो है फ्रांस की राजगद्दी पर 1804 में बैठा। आगे हम लोग देखते हैं कि वियना व्यवस्था के तहत फ्रांस में बुर्बो राजवंश का पुनर्स्थापन हुआ। आप ही देखिए 1815 में जो है जो वियना सम्मेलन हुआ, उसी के दौरान जो है उसी के तहत जो है फ्रांस में बुर्बो वंश के शासक जिसका नाम था लुई 18वां को लाया गया। तो इस तरीके से बुर्बो वंश की स्थापना फिर से किया गया कहाँ, वियना कांग्रेस के बाद, यानी वियना सम्मेलन के बाद 1815 में फ्रांस में। 1830 में एक क्रांति हुई थी जिसे जुलाई क्रांति के नाम से जानते हैं। 25 जुलाई 1830 की क्रांति आपको याद होगा। इसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जब पोलिगनेक जो है प्रधानमंत्री है तो वह जो है फिर, अब देखिए आप ही सोचिए कि 1830 में क्यों क्रांति हुई होगी। 1815 में जब लुई 18वां शासक बना, वो कुछ दिन के बाद चला गया, तो फिर उसी वंश से यानी बुर्बो वंश से ही एक व्यक्ति जिसका नाम था चार्ल्स 10, वह जब फ्रांस के राजगद्दी पर बैठा, लुई 18वां अच्छा शासन किया, वह लोगों के साथ मिलकर के शासन किया, लेकिन जब वो चला गया तो उसके बाद लुई नहीं बल्कि चार्ल्स 10वां जब फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा तो उसने अपने प्रधानमंत्री पोलिगनेक को बनाया। पोलिगनेक को जो है उसने अपना प्रधानमंत्री बनाया और पोलिगनेक फिर वही करने लगा। वही क्या मतलब कि फिर अमीरों के साथ देने लगा, अमीरों के लिए सब कुछ करने लगा, सारा का सारा नियम जो भी निकाल रहा था अमीरों के हितकारी के लिए निकाल रहा था, गरीबों का ध्यान नहीं रखता था, श्रमिकों का ध्यान नहीं रखता था। तो 1830 में फिर क्रांति हुई, लोगों ने फिर याद आ गया, अच्छा 1789 की क्रांति फिर इनको याद आ गया कि लगता है फिर एक बार जो है 1789 की तरह करना पड़ेगा। जनता ने फैसला कर लिया और फिर से जो है 1789 की तरह ही 1830 में 25 जुलाई 1830 को जो है एकदम इतना जो है लोग आम जनता सड़क पर उतरा कि डरे पोलिगनेक और चार्ल्स 10 दोनों जो है राजगद्दी को छोड़ करके भाग गए, कहाँ, इंग्लैंड भाग गए। और यही क्रांति 1830 की क्रांति थी जिसे जुलाई 1830 की क्रांति के नाम से जाना जाता है, या सिर्फ आप इसे जुलाई की क्रांति के नाम से जानते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि 1830 में जब क्रांति हुई तो हुआ कि भाई किसको राजगद्दी पर बैठाया जाए, तो आर्लेएंस वंश, कौन, आर्लेएंस वंश के एक व्यक्ति जिसका नाम क्या था, लुई फिलिप, क्या, लुई फिलिप को राजगद्दी पर बैठाया गया। अब उसने क्या किया, गीजो को, किसको, गीजो को अपना प्रधानमंत्री बना दिया। अब गीजो फिर से वही शासन करने लगा। 18 साल में 1830 में जब वो गद्दी पर बैठा और 1848 तक यानी 18 साल में उसने कोई चेंजिंग नहीं किया। बाद में वही गीजो जिसको प्रधानमंत्री बनाया था, कौन, राजा तो था लुई फिलिप, लेकिन प्रधानमंत्री गीजो को बना दिया। गीजो बाद में ऐसा शासन करने लगा, कोई बदलाव नहीं कर रहा है, और अंत में ऐसा शासन करने लगा कि उसने इस प्रकार का नियम रूल ला दिया कि समझिए वह शासन अमीरों के लिए और अमीरों द्वारा शासन होने लगा। फिर वहाँ पर देखिएगा तो जनता, जो आम जनता थी, किसान थे, श्रमिक थे, मजदूर थे, उनका कोई वैल्यू नहीं। फिर से 1848 में क्रांति हुई। ये क्रांति जो आप देख रहे हैं ये क्यों हो रहा है, और इसमें मध्यम वर्ग के लोग क्यों हैं, किसान श्रमिक ही क्यों हैं, मजदूर ही क्यों हैं, क्योंकि इनके शक्ति को नज़रअंदाज किया जा रहा है, इनके अधिकार को दबाया जा रहा है, तो ये तो क्रांति करेंगे ही। और यही क्रांति होती थी कि राजा जो थे या फिर आप देखिएगा जो भी शासक थे उनको छोड़ करके, राजगद्दी को ही छोड़ करके भागना पड़ता था। कितना उग्र रूप से भीड़ होती होगी, कितना
उग्रवादी भीड़ होती होगी, आप सोच करके देखिए कि जो शासक है उसके कंट्रोल से बाहर है और शासक गद्दी को छोड़ करके भाग रहा है। वो भी आप जान करके आश्चर्य करेंगे, इंग्लैंड भाग रहे हैं क्योंकि इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा सेफ्टी है उनकी। आइए अब इसी तरीके से हम लोग देखेंगे आगे। अब हम लोग देखते हैं तो यही जब 1848 में क्रांति हुई तो इसे 1848 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब हुआ भाई कि अब किसको बैठाया जाए, अब किसको फ्रांस की राजगद्दी पर बैठाया जाए। तो यही जान करके आपको आश्चर्य होगा कि हुआ कि नहीं, अब कोई राजा का या कोई भी वंश के आदमी को नहीं बैठाया जाएगा, बल्कि एक चुनाव कराया जाएगा, वोट दिया जाएगा, वोट के द्वारा जो है राजा को चुना जाएगा। और यहीं आप देखिएगा तो 1848 में आप नेपोलियन तृतीय जो है वोट के द्वारा जो है चुन करके आते हैं। नेपोलियन तृतीय, नेपोलियन बोनापार्ट तो ये देखिएगा 1769 में इनका जन्म हुआ, 1804 में ये फ्रांस की राजगद्दी पर बैठे और यहीं 1815 में इस दुनिया से चले गए। ये नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी थी। लेकिन जब 1848 की बात आएगी तो नेपोलियन तृतीय, कौन? नेपोलियन तृतीय की बात होगी। वही जो है वोट के द्वारा, लोगों के मतों के द्वारा जो है चुन करके आते हैं और शासक बनते हैं और शासन करते हैं। तो उन्होंने अपने समय में काफ़ी सुधार किया और फ्रांस की स्थिति लगभग जो है अब ठीक ठाक चल रही है। तो अब फ्रांस की स्थिति जब ठीक ठाक चल रही है तो अब हम लोग फ्रांस की चर्चा उतना करना इम्पोर्टेंट नहीं है। और यहाँ से आप देखिएगा तो अब चर्चा हुआ इटली की, अब चर्चा होगा जर्मनी की कि इटली और जर्मनी की समस्या क्या है। तो इटली की समस्या था इटली का एकीकरण, इटली का एकीकरण करना था। फिर जब इटली का एकीकरण हो गया तो देखा जर्मनी की भाई जब इटली का एकीकरण हो गया तो जर्मनी का भी एकीकरण हो जाएगा। और इस तरीके से इस चैप्टर में इतना इम्पोर्टेंट हम लोग सेक्शन को देखेंगे। आगे आते हैं 1848 की क्रांति के बाद लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। अभी बताया ना, लुई नेपोलियन तृतीय, यानी नेपोलियन जो है नेपोलियन तृतीय कहाँ का? फ्रांस का सम्राट बना और यह शासन अपने समय में ठीक ठाक चला रहा है। आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति ने मेटरनिख युग का अंत कर दिया। और यही आप देखिएगा सबसे 1815 से लेकर के 1848 तक एक व्यक्ति जिसका नाम है ऑस्ट्रिया का चांसलर है जिसका नाम है मेटरनिख। तो ये भी फुल पावर में चल रहा है 1815 से लेकर के 1848 तक मेटरनिख ये भी फुल पावर में चल रहा है। लेकिन 1848 में जनता इसे भी हटा दी और मेटरनिख को भी जो है ऑस्ट्रिया छोड़ करके इंग्लैंड भागना पड़ा, क्योंकि जनता ने देखा कि ये भी तो इतना दिन से शासन कर ही रहा है, लेकिन हम लोगों के लिए, आम जनता के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए इसने किया ही क्यों है। तो उन्होंने भी 1848 में फ्रांस की क्रांति हुई ना, तो देखा देखी, यानी फ्रांस की क्रांति को देख करके ही कहाँ पे क्रांति हो गई, याद रखिएगा ऑस्ट्रिया में। क्योंकि आपको मालूम होगा कि जब कुछ फ्रांस में होता था, जब कुछ भी फ्रांस में होता था तो वहीं देख करके फ्रांस की जो भी आसपास के देश थे वहाँ पर भी होता था, यानी संपूर्ण यूरोप में वह बदलाव होता था। डैट मीन्स जो बदलाव फ्रांस में होता था वही बदलाव जो है यूरोप में होता था। तो इसी को कहा गया कि जब जब फ्रांस छिकता है तो बाकी सभी यूरोप वाले को सर्दी जुकाम हो जाता है। यानी जब कुछ भी फ्रांस में होगा, जो बदलाव फ्रांस में होगा, तो देख देख करके आसपास के जो भी यूरोपीय देश होंगे वहाँ पर भी बदलाव होंगे। तो 1848 में जो क्रांति हुई, यानी 1848 में फ्रांस की गद्दी को छोड़ करके कौन? लुई फिलिप और गीजो यह छोड़ करके इंग्लैंड भाग गए। तो जनता देखी कि भाई ऑस्ट्रिया में तो वैसा ही मैटर नहीं कर रहा है, इसको भी हटाना पड़ेगा। तो 1848 की क्रांति के द्वारा ही 1848 में ही क्या किया कि ऑस्ट्रिया वाले अपना जो है वहाँ का जो मेटरनिख था उसको जो है गद्दी को छोड़ने पर मजबूर कर दिया और इस तरीके से मेटरनिख भी छोड़ करके इंग्लैंड भाग गया। और यहीं देखिएगा तो 1815 से लेकर के 1848 तक मेटरनिख भी अपने शक्तिशाली यानी शक्ति में था, फुल पावर में था, सब कुछ उसके पास था। लेकिन 1848 में जनता भी उसे भी हटा दी। और यहीं देखिएगा 1815 से लेकर के 1848 तक मेटरनिख युग कहलाता है। क्या कहलाता है? मेटरनिख युग कहलाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था। तो इस तरीके से 1848 में मेटरनिख युग का भी अंत हो गया
और यहीं आपको जान करके आश्चर्य होगा कि लुई फिलिप ने स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति के अवलंबन करते हुए 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। हम आपको बताएं कि जब देखिएगा लुई फिलिप तो वह जो है 1840 में अपना प्रधानमंत्री किसको बना दिया, गीजो को बना दिया। सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। अब काउंट काबूर भाई कौन है? तो जब सब कुछ यहाँ पर ठीक ठाक हो गया, लगभग फ्रांस की स्थिति ठीक चल रही है, तो सोच करके देखिए यूरोप में भी तो ठीक ही स्थिति होगा। विक्टर इमैनुअल की समस्या क्या थी? तो वह चाहता था इटली का एकीकरण, तो इसीलिए विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को अपना प्रधानमंत्री बनाया है। किसके लिए? इटली का एकीकरण करने के लिए, यानी इटली जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बंटा हुआ है, उसको मिला करके पूर्ण रूप में जो है एक राष्ट्र बनाना, एक देश बनाना, इसके लिए सोच रहा है विक्टर इमैनुअल। और यही सोच रहा है कि भाई हम किसको गद्दी पर बैठाएं, तो काउंट काबूर को उसने जो है अपना प्रधानमंत्री बनाया है। आगे चलते हैं। चलिए, अभी जो है थोड़ा लाइट कटी हुई है, इसीलिए आप लोग थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ से अभी आपको अच्छे तरीके से सिर्फ सुनना है, सुन के समझना है। यही आपको जो है सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाएगा, मजबूत होते चला जाएगा। देखिए अगला यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इटली की समस्या को काबूर ने अपने कूटनीति के बल पर संपूर्ण यूरोप की समस्या बता दिया। अब इटली की जो समस्या थी, उस समस्या को कौन, काउंट काबूर ने पूरे यूरोप की समस्या बता दी। और फ्रांस में उस समय अब ठीक ठाक की स्थिति में चल रहा है नेपोलियन तृतीय, उससे आकर के कहा कि देखिए महाराज, फ्रांस की अगर कोई समस्या है, इटली की कोई समस्या है, तो ऐसा नहीं समझिए कि सिर्फ उसी देश का समस्या है, बल्कि ये समझिए पूरा यूरोप की समस्या है। और फ्रांस के सबसे पावरफुल कौन हो गया है, एकदम शक्तिशाली देश कौन हो गया है? यूरोप में सबसे शक्तिशाली देश चल रहा है फ्रांस। कौन चल रहा है? फ्रांस, क्योंकि नेपोलियन तृतीय वहाँ का राजा है और अच्छे तरीके से शासन कर रहा है, क्योंकि भाई वोट के द्वारा ना चुन करके आया है, तो जनता कहीं ना कहीं अच्छे ही शासक को चुनेगी। तो वहीं देखिए सबसे शक्तिशाली है फ्रांस, तो बाकी यूरोप में कुछ भी हो रहा है तो समझिए फ्रांस की ये जिम्मेदारी बनती है कि भाई यूरोप की समस्या मतलब क्यों रहेगी, कोई भी समस्या है तो यूरोप में क्यों रहेगी। और ये फ्रांस को इस बात से जो है मतलब उसका कहीं ना कहीं ये शक्ति को मतलब दिखाता था कि अगर यूरोप में कुछ हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? फ्रांस लेता है। तो अब यही देखा, काउंट काबूर बोला कि देखिए इटली का एकीकरण है, ये इटली का भले ही बात हो, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ही इटली का समस्या है, बल्कि ये पूरा यूरोप की समस्या है। और यही बात जा करके उसने नेपोलियन तृतीय से बोल दिया। तो नेपोलियन तृतीय जो फ्रांस की राजा था, वो बोला कि भाई सबसे शक्तिशाली यूरोप में फ्रांस देश है, उसका हम राजा हैं, और कोई राजा होते हुए चाहेगा कि उसके आसपास यानी यूरोप में जो है इस प्रकार की इटली की समस्या, जर्मनी की समस्या रहे। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, इस पर जो है तुमको जितना भी चाहिए इटली के एकीकरण के लिए जो भी चाहिए तुमको हम देंगे। और यही नेपोलियन तृतीय किसका हेल्प किया? काउंट काबूर का। और इस तरीके से धीरे धीरे जो है काउंट काबूर जो है किसका एकीकरण कर दिया? इटली का एकीकरण कर दिया। अगला है कि इटली में एक गुप्त दल कार्बोनरी का गठन राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया था। इटली का एकीकरण मेजनी भी बहुत ज्यादा प्रयास किया गया, लेकिन इसी के कारण जो है आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि यही प्रश्न आता है कि इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? मेजनी को कहा जाता है, क्योंकि मेजनी बहुत बार जो है इटली का प्रयास कर रहा है। काउंट काबूर से भी पहले प्रयास कर रहा है मेजनी। एक राजा था, आपको मालूम होगा। अब काउंट काबूर कब आया? काउंट काबूर आपको मालूम होगा कि जब विक्टर इमैनुअल जो है सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक बना है, तब जो है काउंट काबूर आया है। ठीक है, यानी विक्टर इमैनुअल पहले आया, उसके बाद अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया? काउंट काबूर को। तो यहाँ पर विक्टर इमैनुअल के आने के बाद ना काउंट काबूर है, लेकिन जब देखिएगा विक्टर इमैनुअल से भी पहले वहाँ का सार्डिनिया पिडमाउंट का जो शासक था, जिसका नाम क्या था? चार्ल्स एल्बर्ट। क्या नाम था? चार्ल्स एल्बर्ट। बहुत आपको गहनता में हम लेकर के चल रहे हैं, तो ये आपको नहीं समझ आ रहा है कि इतना लंबा क्लास हो रहा है, बल्कि आपको मजा कितना आ रहा है, कितना आपको इंटरेस्ट आ रहा है आज के क्लास में, यही आपको ध्यान देना है। सार्डिनिया पिडमाउंट का राजा जिसका नाम था चार्ल्स एल्बर्ट, जब वो राजा था तो सोचा कि हम इटली का एकीकरण करेंगे, क्योंकि इटली हमारा पूरा देश है, हमको सिर्फ एक कोना क्यों हम लेकर के संतुष्टि करेंगे। लेकिन जान करके आपको आश्चर्य होगा कि वह किसका समर्थक था? चार्ल्स एल्बर्ट। वह समर्थक था राजतंत्र का समर्थक था।
मेजनी भी चाहता था कि नहीं इटली का एकीकरण हो। इटली के एकीकरण के लिए चार्ल्स एल्बर्ट चाहता था और इटली के एकीकरण के लिए मेजनी भी चाहता था। लेकिन जान करके आपको आश्चर्य होगा कि चार्ल्स एल्बर्ट वह राजतंत्र का समर्थक था और मेजनी जो था मेजनी वह गणतंत्र का समर्थक था। अब जब जब मेजनी चाहता था कि नहीं नहीं इटली का एकीकरण होगा, उसके लिए वह जो है प्रयास करता था, चार्ल्स एल्बर्ट उसको मार करके भगा देता था। क्योंकि मेजनी चाहता तो था कि इटली का एकीकरण हो, लेकिन साथ ही साथ वह चाहता था कि गणतंत्र हो, क्या हो, वहां पर गणतंत्र स्थापित हो। चार्ल्स एल्बर्ट चाहता तो था कि इटली का एकीकरण हो, लेकिन चार्ल्स एल्बर्ट इसके साथ ही साथ चाहता था कि वहां पर राजतंत्र जैसी व्यवस्था हो। तो एल्बर्ट भी और मेजनी भी दोनों चाहते थे इटली का एकीकरण हो, लेकिन एल्बर्ट राजतंत्र का समर्थक था, मेजनी गणतंत्र का समर्थक था। इन्हीं दोनों में पटरी नहीं बैठती थी। जब जब मेजनी आता था इटली के एकीकरण के लिए, एल्बर्ट उसको मार के भगा देता था। क्यों? क्योंकि मेजनी जो है गणतंत्र की बात करता था और ये चाहता था चार्ल्स एल्बर्ट की नहीं राजतंत्र हो। तो इसी के कारण मेजनी बार बार प्रयास किया, बार बार इटली के एकीकरण के लिए प्रयास किया। राजा एल्बर्ट जो चार्ल्स एल्बर्ट था उसको टिकने ही नहीं दिया। 1831 में मेजनी फिर जो है, वैसे तो मतलब अब सोचा मेजनी कि भाई राजा हमको वहां पर रुकने नहीं दे रहा है, तो इसने सोचा कि कुछ हम ऐसा करेंगे, यानी बता करके नहीं करेंगे, गुप्त तरीके से करेंगे, बात को गुप्त रखते हुए करेंगे। इसीलिए मेजनी जो है इटली के एकीकरण के लिए उसने गुप्त दल, एक नाम था जिसका नाम था कार्बोनरी, यानी यह एक ऐसी गुप्त दल थी, मतलब अंदर अंदर काम करते थे। तो इसका सदस्य बन गया। कौन बन गया? मेजनी जो है इसका सदस्य बन गया। तो कार्बोनरी एक कैसी दल थी? गुप्त दल थी। कैसी दल थी? गुप्त दल थी। ठीक है, और इसी का सदस्य बन गया मेजनी कि नहीं भाई हम तो इटली का एकीकरण करेंगे। और यही जान करके आपको आश्चर्य होगा कि फिर भी इटली का एकीकरण चाह करके भी नहीं कर पा रहा है। राजा उसको बार बार मार के भगा दे रहा है, चार्ल्स एल्बर्ट उसको मेजनी को बार बार मार के भगा दे रहा है। तो फिर उसने 1831 में यंग इटली नामक संस्था की गठन किया मेजनी, और फिर आया इटली के एकीकरण के लिए, फिर उसको मार के भगा दिया। 1833 में, 1831 के 2 साल के बाद 1833 में फिर जो है मेजनी यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया, फिर इटली का एकीकरण करना चाहा, फिर वो नहीं कर पाया। 1848 में फिर आया उसने इटली के एकीकरण के लिए, फिर उसका प्रयास असफल हो गया, नहीं कर पाया। तो इस तरीके से इटली का एकीकरण के लिए मेजनी बार बार प्रयास करता था, बार बार जो है चाहता था कैसे करे, क्या करे, इसके लिए बार बार वो सोचता समझता रहता था, लेकिन सफल नहीं हो पाता था। तो इसीलिए इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा गया? मेजनी को कहा गया। किसे कहा गया? मेजनी को कहा गया। भाई नहीं कर पाया, लेकिन प्रयास तो किया, रास्ता तो दिखाया ना, मार्ग जो है प्रशस्त किया कि नहीं किया। तो यही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? तो मेजनी को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको याद रखिएगा। तो उसने ही यंग इटली तथा यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किसने किया? मेजनी ने किया। गैरिबाल्डी जो आप देखिएगा इटली के एकीकरण में, गैरिबाल्डी का भी बहुत अहम रोल है। उसने 1000 लोगों का सेना बना करके चला था इटली के एकीकरण के लिए, और किया भी, आया तो यहाँ पर इटली के एकीकरण में योगदान दिया भी गैरिबाल्डी। भाई जिसके पास 1000 की सेना है और जिसका चिन्ह ही खतरनाक है, जिसका संकेत ही, जिसका सिंबल ही खतरनाक है, लाल रंग का जो है, सबको अपने लोगों को बोला था 1000 की जो उसके पास सेना थी ना गैरिबाल्डी के पास, बोला कि सब लोग जो है लाल कुर्ता पहन लो, लाल कुर्ता पहन लो। और लाल कुर्ता पहन करके साउथ अफ्रीका से लेकर के चला है और इटली के एकीकरण के लिए चला है। यही जान करके आपको आश्चर्य होगा कि लाल कुर्ता पहनने के कारण ही उसका पार्टी का नाम क्या पड़ गया? लाल कुर्ती। तो लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया था? गैरिबाल्डी किया था। आप ऐसा ही आप देखिएगा भारत में भी देखिएगा, वेस्टर्न भारत में उस समय जब देश 1800 असहयोग आंदोलन की जब बात हम लोग करेंगे, वहाँ पर सविनय आज्ञा आंदोलन की बात करेंगे, तो इस तरीके से भी भारत में भी एक व्यक्ति जिनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान, उन्होंने भी कुछ इस तरीके का पार्टी बनाया था। तो इसके बारे में हम लोग जब भारत के बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे। अभी तो हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर चल रहे हैं। तो 1000 लोगों का सेना लेकर के सभी व्यक्ति को, सभी अपने सेना को जो है लाल कुर्ता पहना करके चला था। कौन? गैरिबाल्डी। यह एक नाविक था। सोच करके देखिए, एक नाविक होते हुए भी इटली के एकीकरण में अहम भूमिका निभाया।
जब विक्टर इमैनुअल ने बोला कि भाई आइए हम आपको प्रधानमंत्री बना देते हैं, जब इटली का एकीकरण हो गया तो विक्टर इमैनुअल बोला कि आओ तुम इतना योगदान किए हो तो हम प्रधानमंत्री बना देते हैं। तो ये बोला कि नहीं नहीं, हम प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं बल्कि इटली के एकीकरण करने के लिए आए थे, हो गया हमारा काम, हम चलते हैं। तो वह सोच करके देखिए, विक्टर इमैनुअल जो राजा था जिसने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री बनाया, काउंट काबूर के जाने के बाद भी कह रहा है किससे, गैरिबाल्डी से कि आओ तुम यहाँ का प्रधानमंत्री बन जाओ, तुमको हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। विक्टर इमैनुअल कर रहा है गैरिबाल्डी से, तो गैरिबाल्डी कहा कि नहीं, हम एक नाविक हैं, नाव चलाते हैं, हमारा काम इतना था कि इटली का एकीकरण हो रहा है तो उसमें योगदान देना था, बस वो योगदान कर दिए, हमको इस पद से, प्रधानमंत्री से, शासक राजा बनने से कोई मतलब नहीं है, हम चल रहे हैं नाव चलाने। सोच करके देखिए कितना बड़ा त्याग किया। किसी चीज को पाना इंपॉर्टेंट होता है लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी चीज को त्यागना, ये बहुत बड़ी चीज होती है। तो इसी तरीके से गैरिबाल्डी जो है त्याग दिया, इतने बड़े प्रधानमंत्री के पद को त्याग दिया, सोच करके देखिए। और इसी चीज को देख करके भारत के ही एक बहुत बड़े नेता इसके ऊपर जो है बुक को लिखे, गैरिबाल्डी के ऊपर जो है किताब को लिख डाले। सोच करके देखिए कितनी बड़ी काम किया किसने, गैरिबाल्डी ने, कि 1000 लोगों का सेना लेकर के आया भी इटली के एकीकरण में और इटली का योगदान भी किया। और जब उसको प्रधानमंत्री का पद दिया जा रहा है तो कह रहा है कि हम इस लालच में नहीं आए थे, हम आए थे सिर्फ और सिर्फ इटली का एकीकरण हो जाए, बस यही, दूसरा कुछ नहीं। और इस तरीके से वो चला गया है नाव चलाने। तो आपको लगता है कि उसके नाव चलाना, यह क्वेश्चन क्यों किया जाएगा? ये इसलिए किया जाएगा कि प्रधानमंत्री का पद होने के बावजूद भी यह एक नाविक बन करके नाव चलाने चला गया है। इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गैरिबाल्डी क्या था, क्या था गैरिबाल्डी? तो गैरिबाल्डी एक नाविक था, और रियल में वो नाविक था, तभी तो प्रधानमंत्री नहीं बना ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि 1834 ईस्वी में परसा में एक शुल्क संघ जालवेराइन की स्थापना की गई थी। 1834 में जालवेराइन की स्थापना की गई थी, कहाँ? परसा में। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जालवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? परसा ने किया। अब परसा जो धीरे धीरे आप देखिएगा तो जर्मनी बन गया है, जर्मनी का एकीकरण जब हो गया तो वहीं परसा जर्मनी कहलाएगा। तो 1834 में तो जालवेराइन की स्थापना 1834 में किसने किया, किस राज्य ने किया? परसा ने किया। किसने किया? परसा ने किया। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग चलते हैं कि विलियम प्रथम परसा का शासक था। हाँ, यही तो इंपॉर्टेंट है। अब तो इटली का एकीकरण हो गया, अब उसके बाद हुआ कि भाई जर्मनी का भी एकीकरण होगा। तो जर्मनी की का एक शासक जिसका नाम था विलियम प्रथम। कौन था? विलियम प्रथम था। वह चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण हो, और इसके लिए जो है जर्मनी के एक बहुत चहेते व्यक्ति जिसका नाम था, बहुत ही अच्छे शासक, बहुत ही चहेते शासक, अपने कूटनीति के बल पर जो है पूरा जर्मनी का एकीकरण करा दिया, जिसका नाम है बिस्मार्क। क्या नाम है? बिस्मार्क। उसने कहा कि अगर कोई आएगा तो राष्ट्र से बड़ा नहीं है, अगर जर्मनी के एकीकरण में यदि कोई रुकावट पैदा करेगा तो वह राष्ट्र से बड़ा नहीं, उसको हम उड़ा देंगे, खत्म कर देंगे, उसको मार मार करके उसका रक्त बहा देंगे। और यही जान करके आपको आश्चर्य होगा कि क्वेश्चन पूछेगा कि भाई इसके अंदर इतना हिम्मत कहाँ से आया था? तो एक बहुत ही अच्छे दार्शनिक जिनका नाम था हीगेल, हीगेल के सिद्धांत से, हीगेल की भावनाओं से वह प्रेरित था। हीगेल ने उसको इतना चार्ज किया था, हीगेल की भावना उसको इतना चार्ज किया था कि बिस्मार्क कहता था कि अगर राष्ट्र के लिए अगर बात आएगा तो चाहे वह कोई भी हो, हम उसको सहेंगे नहीं, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। राष्ट्र के रुकावट में कोई, अगर राष्ट्र के निर्माण में यदि कोई रुकावट आएगा तो उसको हम उड़ा देंगे। और उसने सभी देशवासियों से आग्रह भी किया कि अब जाग जाओ, भूल जाओ वो जर्मनी, अब पहले वाला जर्मनी नहीं रहा, वह परसा पहले वाला परसा नहीं रहा। क्योंकि आपको मालूम होगा उसने पूरे देशवासियों से कहा था कि देश के अंदर, हमारे राष्ट्र के अंदर जितने भी लोहा है, जितने भी लोहे की वस्तुएं हैं, सभी को तुम लोग धारदार बना लो, सबको तुम लोग तेज बना लो, धारीदार बना लो, पेजा लो, उसको नुकीला कर लो। क्योंकि अगर राष्ट्र के निर्माण में अगर कोई आएगा
तो उसका हम रक्त बहा देंगे। तो देश के अंदर जितने भी लोहा थे उसको जो है धारीदार बनवा दिया, यानी लोहे के सामान को जो है धारीदार बना दिया। तो लोहा का सामान जो भी होगा, लौह और रक्त बहाने के लिए, खून बहाने के लिए तो रक्त, तो लौह और रक्त यानी कि रक्त और लौह, यहीं से ये टावर पकड़ा है कि रक्त और लौह का अवलंबन किसने किया, रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया, तो यह किसने किया था, बिस्मार्क ने किया था। उसने ही कहा था कि देश के अंदर जितने भी लोहे की वस्तुएं सबको जो है धारीदार बना लो, क्योंकि रक्त बहाना है, क्योंकि रक्त बहाना है। तो रक्त और लौह नीति की अवलंबन किसने किया, बिस्मार्क ने किया। और यही आपको जान करके आश्चर्य होगा कि उसका एक ही मतलब था, जो भी हो राष्ट्र के लिए हो, राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं। और यह किसके विचारधारा से प्रभावित था, हीगल के विचारधारा से प्रभावित था। और हीगल के ही विचारधारा से प्रभावित था। आप आगे जब देखिएगा हिटलर भी हीगल के विचारधाराओं से प्रभावित था। वो भी चाहता था कि अगर राष्ट्र के निर्माण में अगर कोई व्यक्ति आएगा तो उसको उड़ा देंगे। तो ये जो आप हीगल नाम जो आप देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हीगल ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि हीगल क्या थे। हीगल एक दार्शनिक थे जिनकी विचारधारा ऐसी थी जो कि बड़े बड़े योद्धाओं को, यानी उनके अंदर ये आप कह सकते हैं ऊर्जा की काम करती थी। हीगल की विचारधारा बहुत ही आपको जान करके आश्चर्य होगा कि हीगल की ही विचारधारा थी जिससे प्रभावित हुआ बिस्मार्क, हीगल की ही विचारधारा से प्रभावित हुआ हिटलर। ये कितने बड़े बड़े जो है आप नेता का, लीडर का नाम सुन रहे हैं, बड़े बड़े जो है आप देखिएगा शासक का नाम सुन रहे हैं, ये ये हीगल के विचारधाराओं से प्रभावित थे। और इनके अंदर जो है इतना बदलाव करने का जुनून आया। तो यही आप जान करके आश्चर्य करेंगे कि बिस्मार्क भी हीगल की विचारधारा से प्रभावित था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई हीगल था कौन, तो हीगल एक दार्शनिक थे। यहाँ से इतना आपको याद रखना है। तो ये लगभग जो है आप देखें यूरोप में राष्ट्रवाद, इसका जो है ये मेन थ्योरी आपके सामने इतना हम रखें। हमारा क्लास जो आता है उस क्लास से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि हाँ 2 मिनट में आए, हाँ हेलो हेलो बस हो गया चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि आपको जो है पूरे गहनता के साथ, पूरे गहराई के साथ हम आपके अंदर वो ज्ञान, वह एजुकेशन भर देंगे। चाहे आप किसी भी एग्जाम्स में बैठे, आपको इस क्लास से किसी भी एग्जाम में बैठिएगा वहाँ पर प्रश्न रहना ही रहना है। इस क्लास को आप देखे होंगे, आप किसी भी क्वेश्चन बैंक को उठा करके देख लीजिए, अगर वहाँ पर क्वेश्चन नहीं होगा हिस्ट्री सेक्शन से तो आप हमको कमेंट कीजिएगा। एकदम वहाँ पर क्वेश्चन रहना ही रहना है, क्योंकि हम लोग पूरे जो है गहराई में बातों को लेकर के चलते हैं, पूरा डीपली लेकर के चलते हैं, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रह सके। डेट मीन्स आप बातों को समझ गए होंगे कि थ्योरी बेसिस जो भी बातें थी, जो भी प्रश्न थे हम लोग देख लिए। अब बात करते हैं 5 प्रश्न शुरू में किए थे, अब वही 5 प्रश्न से आगे हम बढ़ेंगे। और मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य हम आपको बताए थे कि मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था, यही ना आपको बताए थे। चलिए अब वहीं से आगे हम लोग देखेंगे मेटरनिक व्यवस्था। वो चाहता था कि नहीं भाई वही पुराना वाला व्यवस्था लाएंगे, काहे लिए नया व्यवस्था लाने जाएंगे। मेटरनिक कहता था कि वहीं रूढ़िवादी जो पुरातन व्यवस्था है उसी को स्थापना करेंगे। तो मेटरनिक का जो उद्देश्य था यही था, यानी पुरातन व्यवस्थाओं का जो है लाना, पुरानी व्यवस्थाओं को ला करके फिर से उसी से मतलब शासन करना। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 60 प्रश्नों का यहाँ पर जो है हम लिस्ट लिए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि मेटरनिक कौन था। अभी आपको बताएं कि मेटरनिक कौन था। ऑस्ट्रिया का चांसलर था और वह जो है 1815 से लेकर के 1848 तक वह जो है चांसलर बना रहा और इस तरीके से उसका युग चलता रहा। डेट मीन्स 1815 से लेकर के 1848 तक के समय को मेटरनिक युग कहा जाता है, क्योंकि मेटरनिक का ही प्रभाव था, चाहे फ्रांस का बात हो चाहे कहीं और का। आप देखिए ना 1815 में चला गया कौन, नेपोलियन बोनापार्ट चला गया। फिर 1815 में जब बुर्गोवंश को लाया गया, उसके भी शासक लगभग नहीं टिक पाए, वो भी जो 1830 में चले गए। 1830 में फिर बैठाया गया अर्लियंस वंश के लुई फिलिप को, वो भी नहीं रहा, वो भी 1848 में चला गया। तो 1815 से लेकर के 1848 के दौरान कितने शासक आए गए, फ्रांस की लगभग स्थिति वही रही। लेकिन इसको जो है लीडरशिप कौन कर रहा था, इसको लीड कौन कर रहा था, ऑस्ट्रिया के चांसलर कर रहा था, तो उसी का प्रभाव रहा लगभग। तो अब सबसे शक्तिशाली, हम फ्रांस का नाम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि फ्रांस का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सबसे शक्तिशाली देश है, और सबसे शक्तिशाली देश है, उससे बड़ा कोई देश है ही नहीं। तो इसीलिए
और फ्रांस जैसी देश में मेटरनिक का शासन चल सकता है, मेटरनिक की जो है पावर चल सकता है, उसका जो है लीड चल सकता है। तो सोच करके देखिए 1815 से लेकर के 1848 तक के समय को क्या कहा जाएगा, बताइए क्या कहा जाएगा। तो याद रखिएगा क्या कहा जाएगा, तो ये आपको याद होगा मेटरनिक युग कहा जाएगा। तो मेटरनी कौन था आपको बता दिया, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। आगे चलते हैं, 7वां प्रश्न है कि किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तब जो है बाकी यूरोप को जो है सर्दी जुकाम हो जाता है। सभी जो होंगे यूरोप के जो भी देश होंगे सभी को जो है खांसी हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ एक फ्रांस के छींकने से। यह बात मेटरनिक ने ही कहा था। क्या कहा था, कौन कहा था, मेटरनिक ने ही कहा था। 8वां प्रश्न है कि नेपोलियन कोड में कितने कोड होते थे। तो याद रखिएगा नेपोलियन कोड में 5 कोड थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। रोमानीवाद क्या था, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यह एक सांस्कृतिक आंदोलन था। रोमानीवाद जो है यह एक सांस्कृतिक आंदोलन था। अगला चलते हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इटली एवं जर्मनी की यहाँ पर चर्चा क्यों होगी। इटली और जर्मनी की चर्चा इसलिए होगी क्योंकि एक क्लास इटली पर और एक क्लास जर्मनी पर हम आपको पिछले क्लास में बताए होंगे, और वहाँ पे आपको याद होगा कि सिर्फ और सिर्फ 40-50 मिनट तक हम लोग इटली की ही चर्चा किए थे, सिर्फ और सिर्फ 40-50 मिनट तक जर्मनी की ही चर्चा किए थे। क्योंकि इटली का एकीकरण हुआ, जर्मनी का एकीकरण हुआ, तो इसीलिए पूछा जाएगा कि इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो यूरोप के ही अंतर्गत आते हैं। यूरोप एक महादेश। अगला प्रश्न है कि मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था। तो मारियान आन फ्रांस का था। कहाँ का था, फ्रांस का राष्ट्रवादी प्रतीक था। आगे चलते हैं, आपको पीछे का क्लास में आपको पूरा डिटेल से आपको बताए हैं, वहां से जाकर के देख लीजिएगा। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म जो है किस घटना से माना जाता है। तभी हम आपको बताएं कि राष्ट्रवाद की, ये याद रखिएगा, राष्ट्रवाद की जो है अवधारणा बस आपको याद रखना है पुनर्जागरण काल से। कब से, पुनर्जागरण काल से। और कहाँ, यूरोप में। कहाँ, यूरोप में। अगला है वियना कांग्रेस कब हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, वियना कांग्रेस 1815 में हुआ था। आपको बताएं 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। 1830 में क्रांति क्यों हुआ, आपको बताएं कि 1830 में जो है देखिएगा तो चार्ल्स दशम और पोलिग्नेक ये जो है अच्छा शासन नहीं कर रहे हैं, या जो है सिर्फ अमीरों के लिए शासन नियम ला रहे हैं, और इसी के कारण जुलाई की क्रांति हुई। तो उसी जुलाई के क्रांति के बाद जब नया आर्लियंस वंश के राजा लुई फिलिप को लाया गया, तो किस प्रकार का शासन था, राजतंत्र था, लेकिन एक संवैधानिक राजतंत्र था। संवैधानिक यानी लोगों की सहमति के द्वारा। तो संवैधानिक शासन का वहां पर जो है देखिएगा तो स्थापित हुआ। कब, 1830 के बाद। 1830 करने का मतलब जुलाई की क्रांति के बाद। ठीक है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 था कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। तो संवैधानिक राजतंत्र। राजतंत्र तो था लेकिन संविधान वाला था। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1707 में जो है एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ। आगे चलते हैं कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। तो आपको बताएं यंग यूरोप का बात हो या यंग इटली का बात हो, इसका जो है संस्थापक मेजनी ही है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है। तो मेजनी को कहा जाता है, ये आपको बताएं। अगला है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो ये भी बताएं कि कार्बोनरी से था। किससे था, कार्बोनरी से था। क्वेश्चन नंबर 19 है कि किसने अपने कूटनीति के बल पर जो है इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया। किसने, आपको याद है ना, किसने। तो विक्टर इमैनुअल किसको प्रधानमंत्री बनाया था, काउंट काबुर को। इसने ही जाकर के बोला था, किससे, फ्रांस के राजा से। उसने बोला कि नहीं महाराज, सिर्फ इटली का समस्या थोड़ा है, ये पूरा यूरोपे का समस्या है। तो किसने बताया था, याद रखिएगा काउंट काबुर। 19 का ये नंबर हो जाएगा। अगला चलते हैं, आप लोग ऑब्जेक्टिव का क्लास भी देखे होंगे, वहां से जाकर के देख लीजिए, है कि नहीं। पूरा जो है आपको ऑब्जेक्टिव डिटेल में बताए हैं, आप वहां से देख करके भी आए होंगे, तो इस क्लास में आपको बहुत मजा आता होगा। कोई बात नहीं भी देखें तो जाकर के देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में जाना है, एमडीएस चैनल में ये जो है यूट्यूब पर सर्च करना है एमडीएस क्रांति, और वहां से जाकर के प्लेलिस्ट 10वां क्लास का हिस्ट्री है, वहां से देख कर लीजिएगा। प्रत्येक हिस्ट्री का है, सिविक्स का है, आप देखिएगा तो वहां पर ज्योग्राफी का है, सभी का है। तो 3 क्लास का हम पढ़ाई कराते हैं। कौन कौन, 10th 11th 12th, और सिर्फ आर्ट्स सब्जेक्ट यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। बस ये 4 सेक्शन इतना आपको 2 टंच इतना फिट करेंगे ना कि फिर जो है
हीट होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगला क्वेश्चन है कि यंग इटली का संस्थापक कौन था? ये भी प्रश्न नंबर 20 है कि यंग इटली का संस्थापक कौन था? भाई मेजनी ही तो था यंग इटली का संस्थापक। अगला है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया? आपको बताएं कि गैरिबाल्डी जो है 1000 लोगों का सेना लेकर के एकदम जो है सबको बोला कि नहीं नहीं लाल कुर्ता पहनो, इसी के कारण जो है इसके पार्टी को, इसकी सेना को लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा लाल कुर्ती का गठन किसने किया? गैरिबाल्डी ने किया। 22 नंबर है काउंट काबूर कौन था? तो ये इटली का एकीकरण किया, लेकिन ये किस पद पर था? प्रधानमंत्री के पद पर थे। किस मंत्री के? प्रधानमंत्री के पद पर था। कौन? तो याद होगा आपको काउंट काबूर। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन जो है आपको याद होगा मेजनी ने किया था। अगला प्रश्न है कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई? कार्बोनरी का ही आपको याद होगा कार्बोनरी दल का ही सदस्य कौन था? कौन था? मेजनी था। और इस कार्बोनरी दल की जो है स्थापना कब की गई? 1810 में की गई। 1810 में। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? भाई गैरिबाल्डी पेशे से तो नाविक था, है कि नहीं? हालांकि वो इटली के एकीकरण में बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाया, लेकिन फिर नाव चलाने के लिए चला गया। प्रधानमंत्री के पद को त्याग करके नाव चलाने के लिए चला गया। तो याद रखिएगा गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। वहीं तो अब इम्पोर्टेंट हो गया कि नहीं? देखिए वहीं आपको हम पीछे बताएं कि इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि गैरिबाल्डी जो है आखिर क्या था? तो याद रखिएगा नाविक था। अगला प्रश्न है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री बनाया था। क्या बनाया था? प्रधानमंत्री बनाया था। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? बताइए इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो देखिए यहाँ पर दिया है ऑप्शन मेजनी का, एकदम मेजनी का है कि नहीं? अरे भाई मेजनी का तो देखिएगा संबंध है, काउंट काबूर का भी है, गैरिबाल्डी का भी है, लेकिन बिस्मार्क का नहीं है। बिस्मार्क का इटली के योगदान में नहीं, इटली के एकीकरण में योगदान नहीं है। बिस्मार्क इटली से संबंध नहीं है, बल्कि बिस्मार्क जर्मनी से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? पर्सा का शासक था। अभी आपको पीछे हम चर्चा किए। जालिवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? देखिए क्वेश्चन आइए गया। तो जालिवेराइन की स्थापना जो है पर्सा ने ही किया था 1834 में। सीडॉन का युद्ध किसके बीच हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फ्रांस और पर्सा के बीच जो है सीडॉन का युद्ध हुआ था, 1870 में हुआ था। 1 साल तक यह लड़ाई चला। यह लड़ाई तब तक चलता रहा जब तक जो है 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि नहीं हो गई। और फ्रैंकफर्ट की संधि जो है 10 मई 1871 को हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? भाई हीगेल के विचारधारा से प्रभावित था। हमको आपको डिटेल में पीछे चर्चा किए। जर्मनी में इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? ऑस्ट्रिया जो था वो नहीं चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण हो और ना ही चाहता था कि इटली का एकीकरण हो। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध में कौन था? तो ऑस्ट्रिया ही था। कौन था? ऑस्ट्रिया था। आगे चलते हैं कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो राइन संघ की स्थापना की थी। राइन संघ की स्थापना की थी। अगला है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? जर्मनी का एकीकरण यानी जर्मनी बिस्मार्क वाला जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद? तो सीडॉन का युद्ध 1871 में जब तक समाप्त नहीं हो गया तब तक ये जो है इटली जर्मनी का एकीकरण पूर्ण रूप से नहीं हुआ। तो 1871 में सीडॉन युद्ध के बाद ही जर्मनी का एकीकरण हुआ। 1870 में स्टार्ट हुआ, 1810 में 1871 तक चलता रहा। तो याद रखिएगा किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? किस युद्ध के बाद? याद रखिएगा सीडॉन के युद्ध के बाद। अगला है कि जर्मेनिया क्या थी? भाई जर्मेनिया क्या थी? तो जर्मन राष्ट्र की प्रतीक थी, यानी जर्मन राष्ट्र का प्रतीक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36 है। बहुत मस्त इस तरीके से आप देख रहे हैं प्रत्येक क्वेश्चन पर हम लोग डिटेल रूप से जो है चर्चा करते हुए चल रहे हैं। अब जो है 36 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। चलिए 36 नंबर प्रश्न है, बहुत मस्त प्रश्न है। तो इस तरीके से आप जो है पूरे डिटेल में एक अलग अंदाज में बिना घबराए हर एक बातों को देखते चलिए, समझते चलिए। वीडियो यदि ज़्यादा लंबा है तो इसको जो है बारी बारी से 10 मिनट 20 मिनट का ब्रेक लेकर के देखिए, लेकिन आपको बहुत मजा आएगा। यहाँ से आपको तो कोई इस सेक्शन से आपको तो कोई हरा नहीं सकता है, इतना हम अब लिखित दे सकते हैं। 60 क्वेश्चन ये कम नहीं होता है, 50 क्वेश्चन है। यदि किसी एक चैप्टर से आप सॉल्व कर पा रहे हैं, उस प्रश्नों को पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ पढ़ते सुनते तो आपको जो है 30 से 35 क्वेश्चन याद हो जाएंगे। फिर आपको लगता है कि आप उसे भूल पाएंगे? कभी नहीं होगा।
जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ बताइए। जर्मनी का एकीकरण 1870 में सीडान का युद्ध स्टार्ट हुआ और जर्मनी का एकीकरण तब तक नहीं हुआ जब तक यह सीडान का युद्ध समाप्त नहीं हुआ। इसी को सेडान युद्ध के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा 1871 में जो है जर्मनी एकीकरण पूरा हुआ, यानी 1871 तक ये लड़ाई चलता रहा। 10 मई 1871 तक चलता रहा, यानी 10 मई 1871 को ही फ्रैंकफर्ट की संधि हो गई कि नहीं भाई अब लड़ाई को बंद करो। और उसमें जो है फ्रांस ने यह बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, जर्मनी से कहा कि कोई बात नहीं, जो भी आपका नुकसान हुआ है वो सब हम भरपाया करने के लिए रेडी हैं। और भरपाया किया भी फ्रांस, बोला कि ठीक है तुम्हारा जो क्षेत्र है ले लो। और इसी के कारण देखिएगा तो जब फ्रांस ने यह स्वीकार किया कि तुम्हारा जो भी क्षेत्र हम दे देंगे, तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है पूरा कर देंगे, यही जान करके आपको आश्चर्य होगा कि 10 मई 1871 तक 10 मई 1871 तक यूरोप में सबसे शक्तिशाली फ्रांस था, सबसे शक्तिशाली फ्रांस था। लेकिन जैसे ही फ्रैंकफर्ट की संधि हुई 10 मई 1871, तो 10 मई 1871 के बाद फ्रांस कमजोर हो गया और जर्मनी सबसे शक्तिशाली हो गया। तो यही से इस सेक्शन से यह क्वेश्चन पूछेगा कि किस संधि के तहत एक यूरोपीय शक्ति का पतन हो गया और दूसरे यूरोपीय शक्ति का उदय हो गया। तो याद रखिएगा फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत 10 मई 1871 को। तो 1871 के पहले जो है आप देखिएगा तो यूरोप का सबसे शक्तिशाली देश फ्रांस है, लेकिन 1871 के बाद यूरोप का सबसे शक्तिशाली देश जर्मनी है। यही आप देखिएगा कि अब फ्रांस कमजोर पड़ गया है और जर्मनी जिसका पहले नामो निशान नहीं था वो जो शक्तिशाली देश बन गया है। तो ये सब आप देखिएगा बिस्मार्क का ये सब जो है करतूत है। बहुत मस्त प्रश्न है। चलिए, तो जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हो गया भाई? 1871 में। जालबेरिन एक संस्था थी, जालबेरिन या तो व्यापारियों की संस्था थी। जब वो किसी स्टेट में जाते थे तो फिर वहाँ पर जो है टैक्स देना होता था, फिर वहाँ से गए राइनलैंड में गए, फिर वहाँ पर भी टैक्स देना पड़ेगा, फिर देखिएगा तो मतलब वेस्टफेलिया में गए, फिर वहाँ पर अलग टैक्स। ये अलग अलग राज्यों को पार करने के लिए व्यापारियों को अलग अलग प्रकार के टैक्स देने होते थे। तो इसकी समस्या को हल करने के लिए उन्होंने एक संस्था बनाया जिस संस्था का नाम था जालबेरिन। तो यह किसकी संस्था थी? व्यापारियों की संस्था थी। सेडेवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडेवा का युद्ध जो है आप देखिएगा तो ऑस्ट्रिया की इसमें जो है पराजय हो गई, यानी ऑस्ट्रिया हार गया। किससे? पर्सा से। आगे चलते हैं। बिस्मार्क क्या था भाई? बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ था। राजा बनना इंपॉर्टेंट सिर्फ नहीं होता है, बल्कि आपके पास कूटनीति होनी चाहिए। कैसे जो है किस राष्ट्र को हरा देंगे, किस रणनीति के तहत जो है किसी राज्य को हरा देंगे या अपने अंडर में रखेंगे। तो इस प्रकार का यदि आपके पास विचारधारा है तो समझिए आप कूटनीतिज्ञ हैं। इस प्रकार की विचार आपके अंदर हैं तो आप कूटनीतिज्ञ हैं। और यही विचारधारा देखिएगा तो बिस्मार्क के अंदर थे, तभी तो वो जो है बताइए ना, जर्मनी जिसका पहले नाम भी नहीं था, लेकिन अब देखिएगा 1871 के बाद पूरे यूरोप में सबसे शक्तिशाली देश जर्मनी है। हीगेल कौन था? हीगेल यह एक दार्शनिक था, आपको बताएं हम। देखिए 2021 का यह प्रश्न पूछा गया है, हीगेल कौन था? दार्शनिक था। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सेडॉन में हुआ था। 1870 में पर्सा और फ्रांस के बीच युद्ध हुआ था सेडॉन में। इसी युद्ध को जाना जाता है सेडॉन युद्ध के नाम से। ये भी 2015 का पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, आगे चलते हैं। 42 नंबर प्रश्न है, किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा, है कि नहीं? आगे चलते हैं। सेल्सविग और होल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है? तो सेल्सविग और होल्स्टीन से ही जर्मनी का एकीकरण शुरू हुआ। तो सेल्सविग और होल्स्टीन किस देश से संबंधित है? जर्मनी से संबंधित है। अगला प्रश्न है 44 नंबर, जर्मन राइन राज्यों का निर्माण किसने किया था? 2014-2016 का पूछा यह प्रश्न है। 2014 में भी पूछा गया है, एक साल के बाद 2016 में भी पूछा गया है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों पूछा गया है? क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। नेपोलियन बोनापार्ट भी है, नेपोलियन तृतीय भी है, लेकिन किया किसने था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। अगला प्रश्न है कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया? अरे भाई ये भुलाने वाला प्रश्न है कि रक्त एवं लौह
की नीति के अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने। ये भी 2020 का पूछा हुआ प्रश्न है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में हुई थी। ये भी बोर्ड मॉडल 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सेडॉन का युद्ध कब हुआ था? 1871 में हुआ था। 1870 में हुआ था। 1 साल तक चला, 1871 तक चला, लेकिन हुआ कब? 1870 में ना। ये भी 2021 का पूछा हुआ प्रश्न है। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन है? यानी जर्मनी के एकीकरण, इसका वास्तुकार कौन है? तो जर्मनी का बिस्मार्क है। कौन है? बिस्मार्क है। ये भी जो है 2021 का पूछा हुआ प्रश्न है। ये देख रहे हैं, जो भी पूछा हुआ प्रश्न है एग्जाम्स में, जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, आप उसको कितने खिचड़ी की तरह मस्त एकदम जो है अंदाज में बना पा रहे हैं, क्योंकि आपको कहानी तो हम आपको थ्योरी की लेवल बेसिस पर जो आपको समझाई दिए हैं, तो बनना ही बनना प्रश्न छूटेगा क्यों? जब आपको थ्योरी नहीं मालूम है, जब आपको कहानी नहीं मालूम है, इतने आसान भाषा में जब आपको बताया जा रहा है, तो आपको लगता है कि भाई प्रश्न छूटेगा। कैसे छूट पाएगा? नहीं छूट पाएगा। आगे देखते हैं, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? अरे भाई, ये भूलने वाला है। फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। ये भी 2021 का पूछा हुआ प्रश्न है। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? भाई, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ही उत्तरदायी था। शायद बिस्मार्क नहीं होता तो ये बहुत संभावना है, मतलब बहुत कम संभावना थी कि जर्मनी के एकीकरण हो पाता। तो यही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? बिस्मार्क। ये भी 2021 का पूछा हुआ प्रश्न है। आगे चलते हैं, और ये अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 51 नंबर प्रश्न है। देखिए, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? एक देश है जिसका नाम है तुर्की। तुर्की जो है एक देश पर कब्जा किया हुआ था जिसका नाम था यूनान। तो तुर्की जो है यह एक मुस्लिम कंट्री था। तुर्की जो है यह एक मुस्लिम कंट्री था। तो यह लेकिन बाद में धीरे धीरे देखिएगा तो इसी देश को, तुर्की को ही यूरोप का मरीज कहा जाता था। किसका मरीज? एशिया का मरीज तो पहले चाइना था, लेकिन यूरोप का रहा है ना, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? याद रखिएगा, तुर्की को। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा? तो यूनान देश का। किसका? यूनान देश का। ये भी जो है आप देखिएगा तो 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है कि नहीं? और ये जान करके आपको आश्चर्य होगा कि यूनान वाले इतने जो है विद्वान होते थे, मत पूछिए, बहुत ज़्यादा विद्वान होते थे। इसीलिए तो प्रेरणा के लिए और दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे। अगला प्रश्न है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी हार हुई थी? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की ही हार हुई थी। तुर्की धीरे धीरे कमजोर पड़ गया ना, वही तो पहले यूनान को अपने बस में रखा हुआ था, धीरे धीरे तुर्की कमजोर हो गया। और 1829 में ही रूस के साथ एक संधि हुआ, जिस संधि को जाना जाता है एड्रियानोपल की संधि के नाम से जाना जाता है। आगे प्रश्न आएगा भी। चलिए, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई थी। 1829 आइए गया। प्रश्न नंबर 54 है कि 1829 ईस्वी की एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई थी? ऑप्शन में यहाँ पर दिया है एक देश जिसका नाम है रूस। तो रूस के ही साथ हुआ था, तुर्की से। यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे कहाँ के? यूनान वाले, और उसी यूनान देश को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता था। तो याद रखिएगा, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? किसको? यूनान को कहा जाता है। 56 नंबर है कि हंगरी की भाषा क्या थी? मैग्यार जो भाषा है, मैग्यार यह हंगरी की भाषा है। कहाँ की? तो हंगरी की भाषा क्या थी? मैग्यार। क्वेश्चन नंबर 57 है कि यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना किया था? तो जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने किया था? टीपू सुल्तान ने किया था। जो भारतीय शासक थे, टीपू सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 58 है कि 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? परिणाम यही हुआ कि राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई, राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हो गई। तो इस तरीके से आज के क्लास में देखें कि लगभग जो है 60 प्रश्नों को हम लोग जो है चर्चा में लिए, और एक एक प्रश्न पर जो है पूरे गहराई के साथ, पूरे गहनता के साथ, पूरे डिटेल में हम लोग चर्चा किए। तो इस तरीके से आज के क्लास में हम लोग देखिएगा तो पूरा जो है एनालिसिस कर दिए। जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न इससे पिछले क्लास में हम कराए थे, सबका निचोड़ संग्रह लेकर के हम लोग यहाँ पर देख लिए। अब एक आगे का क्लास ला देंगे जिसका नाम होगा 10th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1
यूरोप में राष्ट्रवाद, क्रीम चप, बस उस चप को खा लीजिए, बस आप कहीं से किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। लगेगा कि कम समय में कितना मजा वाला चीज़ ले लिए। तो कुछ नहीं, अब आपको यहाँ से पूरे सेक्शन को इम्पोर्टेंट करते हुए चलना है। और एक बात याद रखिएगा, यदि आप 10th क्लास में हैं तो आर्ट्स के लिए यानी जो भी 4 सब्जेक्ट हैं उसके बेहतरीन तैयारी के लिए आप हमारे साथ शाम को 6 बजे जुड़ जाइएगा। यदि आप 11th क्लास में है तो सुबह में 7 बजे, और यदि आप 12th क्लास में है तो शाम को 7 बजे रेडी रहिएगा। बहुत ही अलग अंदाज में आपको पढ़ाएंगे। और दूसरी बात ये आपको कि जो भी आपके आर्ट्स सेक्शन है उसको इतना मजबूत करेंगे कि ना तोड़ने से टूटेगा, ना ही फोड़ने से फूटेगा। तो दूसरी बात यह भी आपको याद रखना है कि देखिए, बहुत लोगों के मन में प्रश्न रहता है कि कैसे क्लास को ले। तो कुछ नहीं, आपको यहाँ से सिर्फ और सिर्फ क्लास को देखते चलना है। सब्सक्राइब वगैरह सब कर लीजिएगा, शेयर अगर आज के क्लास से शेयर वगैरह कर लीजिएगा और सब्सक्राइब लाइक सब कुछ कर लीजिएगा। ये आपको ध्यान देना है कि यदि आप चाहते हैं पूरे अच्छे तरीके से तैयारी करना, तो जो भी इस चैनल पे जाना है एमडीएस क्रांति, पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक दोस्त तक इसको शेयर कर दीजिए। यदि आज के क्लास से आपको थोड़ा भी कुछ सीखने को मिला है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती तो है एक लाइक करने का, एक शेयर करने का, शेयर कर दीजिए। और दूसरी बात ये है कि देखिए, हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं, भरोसा दिलाते हैं कि चाहे आप किसी भी क्लास में हैं, किसी भी क्लास में है और किसी भी टॉपिक को हम पढ़ा रहे हैं वह आपके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो कोई भी टॉपिक हम लिए हैं। वो देखिए, जैसे ही आप देखिएगा तो 10th क्लास के यह जो है यूरोप में राष्ट्रवाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 10th क्लास के लिए नहीं है। भले ये देखिएगा तो पोर्शन यानी ये सेक्शन 10th क्लास में दिया हुआ है, ये चैप्टर 10th क्लास में दिया हुआ है, लेकिन आप कंपटीशन एग्जाम में भी देख पाए होंगे कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि चाहे वो किसी भी टॉपिक को पढ़ाएं आप किसी भी क्लास में, उससे मतलब नहीं है, बल्कि वो टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा, इतना हम गारंटी दे देते हैं। और दूसरी बात यह है कि यदि आप चाहते हैं बेहतरीन तरीके से तैयारी करना, तो आपको इस चैनल पे जाना है। इस चैनल के प्लेलिस्ट बने हुए हैं, चाहे आप 11th में है, 10th में है, 12th में है, सबका प्लेलिस्ट चेक कीजिए। हिस्ट्री का अलग है, सिविक्स का अलग है, ज्योग्राफी का अलग है, सबका अलग अलग प्लेलिस्ट है। सब क्लास का अलग है, जैसे 10th हिस्ट्री अलग है, 10th सिविक्स अलग है, 10th ज्योग्राफी अलग है, उसी तरीके से 11th का प्लेलिस्ट अलग है, 12th का अलग है, सभी का सब्जेक्ट वाइज। तो इस तरीके से आपकी तैयारी बहुत मस्त होगा। दूसरी बात ये कि आप लोग जो है इस क्लास को अपने छोटे भाई बड़े जो भी होंगे, आपके आसपास के जो भी रिलेशनशिप में होंगे, सभी तक इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। यदि उनकी तैयारी आपके शेयर करने से उनकी तैयारी में, उनके पढ़ाई में अगर थोड़ा भी हम लोग हेल्प कर पाएंगे, साथ ही साथ आप भी जब शेयर कर रहे हैं तो आप भी हेल्प कर पाएंगे, तो हो सकता है कि आपकी एक छोटी सी कदम उठाने से उनकी जो है बहुत बड़ी जो है फ़ायदा हो जाए, उनको अच्छे से मार्क्स आ जाएँ, उनके रिजल्ट हो जाएँ। तो इसको आपको करने में क्यों जो है संकोच है, इसको कर दीजिए जल्दी। और दूसरी बात ये कि हर किसी के साथ थोड़ा बहुत जो है हेल्प करना चाहिए, और इसको हम लोग अपने जीवन में प्रैक्टिकल रूप में लें, ये बहुत ही सही निर्णय रहेगा। दूसरी बात ये आपको ध्यान देना है कि देखिए, 10th में है तो शाम को 6 बजे, 11th में है तो सुबह में 7 बजे, और 12th में है तो शाम को 7 बजे इस चैनल के साथ रेडी रहिएगा। मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लास में नेक्स्ट एनर्जी के साथ, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।